एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी, और जब कभी वो जज्बात आजाद होने की जिद करते, तितली के सतरंगी परों पे बैठ के उड़ने की ख्वाहिश करते, जुगनुओं के मध्यम रोशनी में अटखेलियां करने को मचलते, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, क्योंकि हम दोनों की हथेलियों के बीच थमे उन जज्बातों को आज़ाद हम ही कर सकते थे। उनकी आज़ादी की गवाही बस हम दोनों ही दे सकते थे। काश काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया। आज हम एक मुल्क की हमारे सबसे मोतबर, मुफ्तखर, मुस्तनद और बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा के हुजूर हाजिर हैं, जो जिनकी शख्सियत मुख्तलिफ जहात की है। आपका फिल्मों से भी ताल्लुक़ है, आपका एक्टिव पॉलिटिक्स से भी ताल्लुक़ है, आपका अदब से भी ताल्लुक़ है और आपका समाजी खिदमत से भी ताल्लुक़ है। उनकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि अगर किसी भी पहलू पर लिखा जाए तो उसमें हमारे यहाँ पुराने लोग कहा करते थे कि दफ्तर के दफ्तर पूरे किए जा सकते हैं, किताबें लिखी जा सकती हैं। और मेरा ख्याल यह है कि हर किताब के आखिर में हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि इस पहलू का हक़ तो यह है कि हक़ अदा न हुआ। मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा, आपका इसलिए उसमें इस्तक़बाल में शुक्रिया कि आप सियासी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिदैन जो हैं, आपके वालिद साहब, आपकी वालदा साहिबा, सबका जंग आज़ादी से ताल्लुक़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अदब जो है वहाँ से नहीं मिला। ये इसका जो सोशल वर्क है या ये लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, इसकी सेवाएं हैं आपकी, या ये जो ख़वातीन के लिए महिला अधिकारों के लिए आप काम करते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? शुक्रिया। आपने जो मेरे लिए इतने खूबसूरत शब्द बोले हैं उसके लिए मैं दिल से बहुत एहसानमंद हूँ। आपने कहा कि जो सलाहियतें मुझे मिली हैं वो कहाँ से मिली, उसके लिए तो मैं अपनी सरजमी को शुक्रिया कहना चाहूँगी कि मैं अमरोहा की बेटी हूँ, अमरोहा की मिट्टी में खेल के बड़ी हुई हूँ, और अमरोहा की मिट्टी में वो असर है कि जो उसको छू लेता है वो सोने बन के निकलता है। तो ये मेरे वतन की खुशबू है जो मुझे आज यहाँ तक ले आई है, और इसीलिए मैं आज कुछ कर पाई हूँ, क्योंकि बहुत ज़मीन से जुड़ के रहना जो है वो मुझे मेरे अमरोहा ने सिखाया है। आपके अंदर हम एक दूसरा कमाल अमरोही भी देख रहे हैं। एक तरफ आप जो है फिल्म सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं, खुद भी अदाकारी का आपको शौक़ रहा है, क्रिटिक भी बहुत अच्छी हैं आप। दूसरे कि आप लिखते भी बहुत अच्छे हैं। कमाल अमरोही साहब में भी ये तमाम चीज़ें थी, वो फिल्म को डायरेक्ट भी करते थे और उसके क्रिटिक भी बहुत उम्दा थे। बहुत से लोग अपनी फिल्में लेकर के जाया करते थे, आपके पास भी बहुत सारी फिल्में ली। ये समानताएँ जो हैं ये अमरोहा की देन है या आपकी अपनी तलाश है, आपकी अपनी मेहनत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि शायद वो एक जादुई मिट्टी है, जादुई वतन है वो, जहाँ पे इस तरीके की लोग और शख्सियत पैदा होते हैं। और दूसरा ये भी है कि मेरे माता पिता ने मुझे ये काबिलियत दी, क्योंकि मेरी माँ बहुत अच्छी साहित्यकार थी, बहुत अच्छा लिखती थी, और उन्होंने आज़ादी के टाइम पे उन्होंने कुछ गाने लिखे थे जो कि गाए जाते थे। और मेरे पिता अमरोहा हिंदू कॉलेज में प्रिंसिपल थे, लेकिन वो साहित्य के भी बहुत बड़े सेवक थे। उनके लिखे हुए किताबें, ड्रामा वो स्कूलों में पढ़ाए जाते थे, उन पर मंचन होता था। तो ये तो माँ बाप ने मेरे को हुनर दिया है, और मुझे लगता है कि शायद मैं अभिमन्यु पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैंने किसी और से कुछ नहीं सीखा। मैं कहूँ तो कथक डांसर भी हूँ मैं, पेंटर भी हूँ मैं, और लिखती भी हूँ, और बोल भी सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिलके, वो मेरी माँ के अंदर ये सारे क्वालिटीज थी, गुण थे, और उनसे मैंने इनहेरिट कर लिए। तो ये मेरे डीएनए में है, और उसको जो मौका मिला, कहते हैं जैसे एक बीज होता है, उसको अगर आप ज़मीन पे डाल दो तो जैसे ही अच्छी हवा पानी मिलता है तो वो बहुत
खूबसूरत पेड़ में बदल जाता है। तो मुझे अमरोहा की हवा पानी मिली, तो मेरी जितनी भी खूबियाँ थी जो माँ बाप से आई थी वो मैं लेके और आगे बढ़ गई, और आज मैं दिल्ली में। शायरी से भी आपका ताल्लुक है, कविताएं भी लिखती है, तो कविता में कौन सी विधा है जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आपको? मैं देखिए कुछ भी लिखने के लिए नहीं लिखती। मुझे अगर कोई चीज़ छू जाती है तो मैं उस चीज़ पर लिखती हूँ। और ये कभी कभी कोई चीज़ भी मन को परेशान भी कर देती है, खुशियाँ भी दे जाती है, तो मैं तभी लिखती हूँ। मैं रियलिस्टिक लिखती हूँ, और मेरी नज़मों में, मैं नज़में ज़्यादा लिखती हूँ। मेरी नज़मों में एक स्टोरी चलती है। आप मेरी अगर 50 सेकंड की भी कोई नज़्म सुन लेंगे तो आपको पूरी एक स्टोरी, उसमें पूरी एक कहानी नज़र आएगी कि क्या कहना चाहती है उसमें। तो मैं ये मानती हूँ कि शायर वही है जो दिलों को छू जाए, और बिना कहे जो चीज़ हम लिख के 10 पन्नों पे हम दे सकते हैं, वो आप 10 लाइनों में लिख दें और लोग उसको समझ जाएं। इस मौके का क्यों ना फायदा उठाया जाए, एक कहानी आप सुनाई दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए। देखिए, अब हम बहुत ही अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं, तो मैं कोई गमों से भरा हुआ नहीं सुनाना चाहती, लेकिन ये जो दिलों से भरा हुआ वो सुना दीजिए। ये है कि हर किसी की जिंदगी में एक काश रह जाता है कि काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता, काश हम ये कर पाते। तो मैंने उस काश को चंद लाइनों में समेट के एक नज़्म लिखी है। कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास, और कुछ झिझकते हुए जज्बात। कुछ मखमली ख्वाहिशें, कुछ रेशमी एहसास, और कुछ झिझकते हुए जज्बात, जो तुम मेरे पास छोड़ आए थे, जो तुम मेरे पास छोड़ आए थे, वो आज भी टकटकी लगाए तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार, क्या कहते, मेरी दहलीज की चौखट पे बैठे। वाह वाह वाह। वो आज भी टकटकी लगाए तुम्हारे कदमों की आहट पाने को बेकरार, मेरी दहलीज की चौखट पे बैठे हैं। काश, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया, काश उन लम्हों को हमने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया होता। एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी, एक हथेली तुम्हारी और एक हथेली मेरी, और जब कभी वो जज्बात आजाद होने की जिद करते, तितली के सतरंगी परों पे बैठ के उड़ने की ख्वाहिश करते, जुगनुओं के मध्यम रोशनी में अटखेलियां करने को मचलते, तो तुम्हें और मुझे मिलना ही पड़ता, क्योंकि हम दोनों की हथेलियों के बीच थमे उन जज्बातों को आज़ाद हम ही कर सकते थे। उनकी आज़ादी की गवाही बस हम दोनों ही दे सकते थे। काश, काश उन लम्हों को हमने कैद कर लिया, काश उन लम्हों को हमने। क्या कहना, क्या कहना, जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत, बड़ी मार्मिक कविता जो है आपने, एक नज्म जो दिलों में चिपक जाने वाली, दिलों में रह जाने वाली, हमारे एहसासात की तर्जुमानी करती है। मेरे ख्याल में तकरीबन इसमें आधा हिंदुस्तान जो है उसकी कहानियां मिल जाती हैं हर शख्स। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाती हैं। ये दिलों के करीब जाने का जो शौक पैदा हुआ वो कब हुआ? अब ये तो मैं नहीं बता सकती लेकिन क्या है कि बस अनजाने में लिख दिया, लिखते चले गए, और उसके बाद फिर लगा कि इसमें हम अपने मन की बात कह पा रहे हैं, और सुनते भी हैं लोग, उन्हें अच्छा भी लगता है। तो और दिलों पे राज करना तो सभी चाहते हैं, तो मैंने भी यही कोशिश की कि मैं दिलों पे राज करूं। अच्छा, कभी आपने अमरोहा की महफिलों में शिरकत की है? वहाँ का कैसा रेस्पॉन्स मिला? वहाँ मैंने अमरोहा की महफिल में भी किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन मैं गई, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। एक मेरे ख्याल में पीछे कितना वक्त गुजर गया, एक वहाँ पे सूफी
कॉन्फ्रेंस थी जी, जिसमें इंटरनेशनल लोग आए हुए थे, तो उसमें मेरे को गेस्ट ऑफ ऑनर पर बुलाया था। 13-14 की बात है शायद मेरे को ऐसे याद नहीं। तो उसमें मुझे बुलाया गया था, तो मेरे से रास्ते में जो ऑर्गेनाइजर थे उनका फ़ोन आया, शायद वो थे, बहुत दुख की बात है कि वो रहे नहीं, आदिल अमरोही जी, जो सावधान इंडिया के प्रोड्यूसर थे जी, तो उन्होंने बुलाया था। बोले दीदी आप कुछ बोलना तो पड़ेगा आपको, मैं चाहता हूँ कोई कोई गज़ल नज़्म कुछ सुनाए। तो मैंने दिल्ली से अमरोहा के रास्ते में जाते हुए सोचा क्या क्या सुनाऊँ मैं, ऐसा क्या है। तो नंबर तो आ नहीं था ना, बचा तो नहीं जा सकता था। तो जब मेरे से कहा तो मैंने रास्ते में कुछ लिखा, और मैं उम्र के उस दौर में पहुंच गई जो सभी पे उम्र आती है, और वो स्कूल का वक्त होता है, उम्र भी बहुत खतरनाक होती है। मैंने उसी को सोच के जहन में और कुछ लिखा, तो मैं आपको एक दो शेर सुनाना चाहूँगी कि अपने लफ्ज़ों को मैं रवानी दे दूँ, अपने लफ्ज़ों को मैं रवानी दे दूँ, तेरे सुनने को एक कहानी दे दूँ। क्या कहें, वाह। तेरे सुनने को एक कहानी दे दूँ, तेरी यादों पे धूल आ बैठी, अमरोहा की यादों जी, तेरी यादों पे धूल आ बैठी, पहुँच दूँ उसको फिर जवानी दे। क्या कहें। और जो स्कूल कॉलेज में उस वक्त होता था, मोबाइल नहीं होते थे, कुछ नहीं था, अगर आपको किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है तो आप नहीं कर सकते थे। तो बहुत बेबाकी के साथ मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि हवा का झोंका जो मुझ तक उड़ा के लाया था, हवा का झोंका जो मुझ तक उड़ा के लाया था, छुपा के रखी थी चिट्ठी वो पुरानी दे, तेरे सुनने को एक कहानी दे। तो अमरोहा वालों ने मेरी पूरी रचना पे मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया, और मैंने ये कहा कि मैं अमरोहा आई हूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये देखने आई हूँ कि मेरे यहाँ पे मेरे मायके वाले कितने खुश हैं, और मेरा आने का दूसरा मकसद नहीं है। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि मेरे मायके के लोगों का बहुत खुशहाल जीवन है, खुशहाल चेहरा है। तो बस मैं तो अपने दामन में ही सब समेट के जा रही हूँ, और वाकई में था भी ऐसा। तो इतना प्यार और वो मिला। मैं इसी बीच में एक चीज़ कह देना चाहती हूँ कि आजकल जो माहौल सियासत का चला हुआ है, उसमें हिंदू मुस्लिम्स के बहुत ज़्यादा आपस में झगड़े और सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मेरा दिल बहुत इससे परेशान होता है, दुखता है, क्योंकि मेरे तो जीवन में अमरोहा में 80% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है जी। तो हम तो उन्हीं के साथ खेलते हुए और बड़े हो गए। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मैं अमरोहा गई थी तब भी, कि ये लोग कौन हैं, ये कौन से मुसलमान हैं जो मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, उनका मेरे से क्या रिश्ता है, कौन सा खून का रिश्ता है। तो मैं कैसे सोच लूँ कि मेरा कुछ पूरा कर सकेंगे, कर पाएंगे, या करने का सोच भी सकते हैं। तो उस चीज़ से अगर थोड़ा सा कुछ अच्छा बेहतर माहौल बन जाए तो शायद हम जैसों के दिल ना दुखे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक नेता होने के नाते आप ये बात कहते हुए डरने में महसूस कर रही? नहीं, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहाँ अलगाववाद की बात करता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS जो है वो इट्स नॉट ए पॉलिटिकल आउटफिट, वो एक जीवन पद्धति है जिसको हम अपनी तरीके से जीते हैं। हाँ, उससे जुड़ी जो और लोग हैं वो इसको कर रहे हैं, लेकिन संघ ने तो कभी नहीं किया। आप देखिए, मुस्लिम मंच बना है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें सब मुस्लिम्स हैं। हमको करना है, देश के लिए करना है, तो देश के लिए तो दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। लेकिन ये तो आप तो कह रहे हैं, आपके जो लीडर्स हैं खास तौर से जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो तरह की बातें कर जाते हैं।
लेकिन मैं उनपे भाजपा से नहीं जुड़ी हुई हूँ। आप लोग क्यों नहीं रोक लगाते उनको? नहीं, कमान तो आपके हाथ में। देखिए क्या है कि तकरीर उसकी आग थी, शोले फिजा में भर गई, सारा जहां जलता रहा, हम चुप रहे, तुम चुप रहे। क्या कहते हैं? तो ये चंद लोग हैं जो आग लगा के और दूर खड़े हो जाते हैं। क्या आपने कभी नेताओं के बच्चों को दंगे करते देखा है? नहीं देखा ना। तो हमारे जो ये दंगे फसाद जो होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एजुकेशन की कमी। अगर हम अपने बच्चों को तालीम में लगा दें, एजुकेशन में लगा दें, तो सोचने की वो एक काबिलियत रखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपने हाथों में तो उनके पत्थर, किताब की तरह जगह आपने पत्थर पकड़वा दिए, तो वो क्या करेंगे? पत्थर ही मारेंगे ना, पत्थर ही चलाएंगे। तो इसमें क्या है कि मेरा मानना है कि दुनिया में दो कौम हैं, हिंदू मुसलमान। भारत में दो कौम है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। एक पढ़ा लिखा है, एक जाहिल है। तो जब जाहिल लोग कुछ करते हैं तो वो अपने तरीके से सोच लेते हैं, और जब पढ़ा लिखा सोचता है तो वो सारी चीज़ों को एक ग्लोबल नज़रिए से देखता है कि ऐसा करने से हमारा क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, देश को क्या नुकसान है, देश की इमेज कैसे बाहर जा रही है। तो उसमें हिंदू मुसलमान तो कहीं नहीं आता। अब ये जो दंगेबाज तो हिंदुओं में भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हिंदुओं में दंगे नहीं करता है और सिर्फ मुसलमानों में है। लेकिन जिनको अपने जो गलत है वो गलत है, कौम कोई भी हो। मेरा मानना है कि गलत को गलत कहना चाहिए, किसी जाति विशेष के ऊपर ऐसा नहीं हो। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी साथ साथ कि हम मुस्लिम भाई बहनों की भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छी दें और उनको समझाएं कि ये गलत है और ये सही है। वो जो क्या होता है ना कि विचारों की कट्टरवादिता जी, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जैसे देश में, तो मान लीजिए मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात बोल रही हूँ कि मान लीजिए ट्रिपल तलाक है जैसे, उससे महिलाएं ही परेशान हैं और ये होना नहीं चाहिए। और कुरान को मौलवियों ने अपने तरीके से ढाल दिया है। कहीं भी कुरान में ऐसा नहीं है कि 3 तलाक ऐसे तलाक 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 बोल दिया आपने तलाक हो गया। वो एक एक टाइम के बाद होता है, जो हिंदुओं में भी है कि 6 महीने का सेपरेशन टाइम दे दिया तब होगा। तो हम क्या है ना कि समझाना बहुत ज़रूरी है और उनके हाथ में कलम पकड़ा दो, पत्थर की जगह कलम पकड़ा दो तो वो अपने आप सुधर जाएंगे। एक ऐसे मेरे को ध्यान आया कि एक मुशायरा हो रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि कोई पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो एक का शेर है, मुल्ला जी थे, हाँ मुल्ला जी थे सामने बैठे थे, तो उसने कहा, मुल्ला जी बोले तबीयत से तो उछाला था पत्थर और आज योगी सरकार ने 8 लाख का जुर्माना भेज दिया। तो मतलब ये है कि इस तरीके की चीजें चलती हैं, लेकिन अब वक्त है कि हमको देश के लिए सोचना चाहिए। फिल्मों से आपकी दिलचस्पी कब पैदा हुई और ये अदाकारी का शौक जो है वो, ये तो वालदा से मिला आपको, सियासत और समाज और शायरी, लेकिन ये फिल्में जो हैं कहाँ से आई, इसका शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए कहते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण है, बेशक, और हम अपने खुली आंखों से जो हम देखते हैं उनको ढाल देना, दृश्य को एक नई दिशा देना, वो सिनेमा है। तो क्योंकि जो कलाकार होता है वो उसके अंदर वो सारे क्वालिटीज़, वो सब गुण होते हैं कि जो सिनेमा से लेके और एक स्वेटर बन जाता है जी, क्योंकि उसमें भी हम ताना बाना बुन रहे हैं, इसमें भी बुन रहे हैं। तो ये मुझे गाने का
लिखने का, नृत्य का बहुत शौक था। जी। और यही शौक जो था वो अपने आप ईश्वर ने शायद सोचा कि ये शौक है तो कोई रास्ता भी देना चाहिए। तो मुझे और क्योंकि मेरी मदर भी बहुत अच्छी कथक नृत्यांगना थी, उनको और सिनेमा क्या है, अदाकारी ही है, नृत्य में भी सिनेमा अदाकारी होता है। तो बस ये हाँ ये चलता चला गया। मेरे को कैसे मैं आई, कोई मैं जानबूझ के नहीं आई, मैंने सोचा नहीं, प्लान नहीं करा कुछ भी, लेकिन चीज़ें अपने आप रास्ते में आती चली गई। और मुझे सबसे पहले सेंसर बोर्ड में लिया जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस वक्त सुषमा स्वराज जी आईटी मिनिस्टर थी और मेरे पास ऑफर आई, क्योंकि मेरे सोशल वर्क को और सब चीज़ों को देखते हुए, और मैं जो हमारा बुनिया समाज है, अग्रवाल समाज, उसकी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो ज़्यादातर बुनिया समाज जो है वो हर क्षेत्र में बहुत आगे है, तो नाम दूर तक मेरा जाता था। तो उन्होंने कहा कि सेंसर बोर्ड में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मुझे मेरे पास फ़ोन आया मिनिस्ट्री से कि आपको सेंसर बोर्ड में लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता कैसे सेंसर होता है, क्या होता है। उन्होंने कहा नहीं, जो आप अपनी समझ से आपको लगे वो करिएगा, और आप सोशल फील्ड में इतना काम कर रहे हैं तो वो देखिएगा। तो बस जब मैंने देखा तो मुझे समझ आया कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फिल्मों में नहीं होनी चाहिए थी, उनको हमने रोका भी। कि अभी एक वाटर मूवी आई थी, उस पर हमने काफ़ी रोक लगाई थी जो समलैंगिकता पे थी। तो ऐसे बस रास्ता चलता चला गया। फिर मेरे को बिटिया फिल्मों में आ गई, और वो भी अचानक ही आना हुआ उनका भी। उनके लिए भी कोई हमने प्लान नहीं किया था कि कुछ ऐसा है। बस एक दिन पेपर में एक ऐड निकला कि मिस इंडिया के लिए नॉमिनेशंस हो रहे हैं, तो मैंने वैसे ही कह दिया शौक में कि बेटा कर दो तुम भी। बड़ी बिटिया से भी कहा, वो भी बहुत बहुत खूबसूरत हैं, तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर रही। छोटी बिटिया ने कर दिया, सिलेक्शन हो गया, मिस इंडिया इंटरनेशनल बन गई, और उसके बाद उनका सफ़र शुरू हो गया। तो हमारी पूरी दुनिया फिल्मी हो गई इसके। नाज़रीन, एक बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि रेखा गुप्ता जी बहुत मशहूर मॉडल और एक्टर, और अब तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। ईशा गुप्ता जी की वालिदा साहिबा भी हैं, तो उसी ताल्लुक़ से बात हो रही थी। और मैं एक सवाल यहाँ ये करना चाहता हूँ कि जो हमारी फिल्मों का जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, तो वो आप कैसा महसूस कर रही हैं? पहले की तरफ कुछ ज़्यादा बढ़ा है, या उसका जो कहानीपन था वो खत्म होता जा रहा है? देखिए, जो कहानी समाज को दी जाती थी पहले, तो लव स्टोरी बेस होती थी आमतौर पर। हाँ, देखिए अब बहुत रियलिस्टिक फिल्म्स बन रही हैं जी। और पहले क्या होता था, पेड़ होते थे इधर उधर इर्द गिर्द घूम लिए, 10-20 गाने गा लिए और फिल्म हो गई। लेकिन अब आप हर फिल्म की स्क्रिप्ट देखिए, बहुत रियलिस्टिक हो रही है, और उनको जो समाज में हो रहा है, जो देख रहे हैं, उन पर फिल्में बन रही हैं। तो इवॉल्व हुआ है बॉलीवुड। और बीच में एक दौर आया था शायद 80s में, जब बहुत ही मीनिंगलेस फिल्म्स बन रही थी, गाने भी बहुत ऐसे ही बन रहे थे, कोई लिरिक्स नहीं थे पास में, कुछ नहीं थे। लेकिन अब जो नई जनरेशन आई है वो बहुत अच्छी फिल्में बना रही है। और क्योंकि अब क्या है कि जो प्रोफेशनल्स भी हैं, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, और भी अदर प्रोफेशंस में हैं, वो भी फिल्मों को में आ रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हो रहे हैं, एक्टर भी हो रहे हैं। तो उनकी सोच बहुत फ़र्क होती है, और आज जो अच्छी चीज़ बनेगी वही चलेगी। अगर आप अच्छा नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस इतनी समझदार है, वो नकार देगी। अच्छा, आप यहाँ आम तौर पे ख़ास तौर से जो पुराने लोग हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो लिरिकल वैल्यूज़ थी वो भी कमज़ोर हुई हैं, फिल्म का जो हमारा हिंदुस्तानीपन था वो ख़त्म होता जा रहा है, हमारे यहाँ बॉलीवुड जो है हावी होता जा रहा है,
टेक्निक कुछ इस तरह की हो गई तो हमारी जिंदगी की फिल्म लगती ही नहीं है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक उनका इल्जाम दुरुस्त है? देखिए, एक इस चीज को तो मैं मानती हूँ, लिरिक्स नहीं बचे हैं जी, और जो मन को छू जाए, है ना। तो देखिए, जैसे नीरज साहब थे जी, मेरे फादर के क्लास फेलो रहे थे, उन्होंने लिखा शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, तो होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। उन्होंने प्यार को, इश्क को कितनी शीरीज लगा दी उसमें, कितने खूबसूरत जुबान से इतना उन्होंने कह दिया, कोई सोच के भी लगता है कि क्या लिख दिया कि यार कारमा गुजर गया गुबार दे, लाइफ के बहुत करीब। वो लिरिक्स तो नहीं है, लेकिन अब फिर कुछ अच्छे राइटर्स आ रहे हैं और वो अच्छा लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक बात यह है कि फिल्में अब और तरीके से बन रही हैं, देखिए फिल्में और तरीके से तो बनेंगी। आज ये एक फोन लेके हम कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में जी, तो जब हम फोन को कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी टेक्निक्स चेंज हो गई हैं। आज यहाँ बैठ के आप दुनिया के किसी भी कोने पे बात कर सकते हैं। तो हम फिल्मों को ये क्यों चाहते हैं वो बैलगाड़ी पे बैठ के चलेंगी? नहीं चल सकती ना, और अगर चलेंगी तो उनको कोई अपनाएगा नहीं।